चलिए, आज हम संधारित्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम बहुत दिखने में तो बहुत आपको कठिन दिखेगा, उलझा हुआ दिखेगा, ठीक है, लेकिन जब आप उसको रफली बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा संधारित्र किस क्रम में जुड़ा है। ठीक है, तो रफली डायग्राम बनाकर आपको समझना होगा, तभी आप उसका तुल्यधारिता या तुल्य विभव जो भी निकालना है आप निकाल पाएंगे। तो चलिए हम एक ऐसा ही डायग्राम यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है, समझिएगा, इस तरह का एक सर्किट है। यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा, ठीक, और यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, ऐसे, ठीक। आपसे ये कहा गया ये ए है और ये बी है, ठीक। ध्यान देना, ये भी आपका 1 और ये 2 और ये भी 2, ये भी 2 फैरेड, ये भी 2 फैरेड और ये 1 फैरेड का है, ठीक। आपसे प्रश्न है कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तुल्य धारिता। क्वेश्चन है ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। देखिए, अगर आपको तुल्य धारिता निकालने आ गया तो समझ लीजिए इस तरह के न्यूमेरिकल को आप 50% हल कर ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ तो केवल तुल्य धारिता है, लेकिन कुछ प्रश्नों में क्या होता है, विभव पूछ देगा, प्रत्येक संधारित्र का विभव बताइए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताइए, ये सब पूछ देगा। तो आपको सबसे कम जरूरी है तुल्य धारिता निकालना। ठीक है, अब आप सर्किट को ध्यान से देखिए। सर्किट को देखने से आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये सर्किट किस क्रम में जुड़ा हुआ है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। संधारित्र जो हैं वो किस क्रम में जुड़े हैं आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक रफली डायग्राम बनाएंगे। और वो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। आप बी को पकड़ लीजिए और ए को पकड़ के ऐसे सीधा कर दीजिए। ए और बी को दोनों हाथ से पकड़िए और ऐसे खींच दीजिए। तो देखिए, जब ए को पकड़ के ऐसे सीधा करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये संधारित्र हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर ये दोनों जुड़े हैं, ऐसे जुड़ गए। समझ में आई बात? दोनों का एक एक प्लेट आकर कहाँ जुड़ा है? बी से। समझ में आ गई बात? देखिए, डायग्राम ऐसे है, वो समझ में आ गया। देखिए, दिखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर इसको पकड़ के जब ऐसे सीधा करोगे ना तो ये हो गया 1 फैरेड वाला, ये और ये दोनों जो है, देखिए एक जगह यहाँ जुड़े हैं ना, तो ये पॉइंट हो गया। और फिर देखिए ये 2-2 फैरेड के हो गए, और फिर दोनों का दूसरा प्लेट आकर कहाँ जुड़ा है? बी से, तो बी से जुड़ गया। अब आपको ये दिखने में पता चल गया होगा कौन समांतर है कौन श्रेणी में है। तो अब देखो, ये दोनों किस क्रम में है? बस अगर हम मान लें कि ये C1 फैरेड, C1 का मान है, ये C2 का मान है, और ये अगर ये मान लें तो देखिए लिखेंगे परिपथ में C2 और C3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है? बताओ दीपेश। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या है? पढ़े हो ना, संधारितों का समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र बताओ। बहुत अच्छा,
यहाँ पर यही दोनों समांतर में है, तो इनका तुल्यधारिता C डैश हम मान ले रहे हैं, और वो बराबर होगा C2 प्लस C3। यही होता है सूत्र। C2 और C3 दोनों का मान कितना है, 2-2 फैरेड, तो जोड़ के कितना आएगा, 4 फैरेड। समझ में आ गई बात। अब ये दोनों मिलकर के एक संधारित्र बना लिए, ये दोनों जुड़ गया ना। अब ये दोनों जुड़ के जब एक संधारित्र बना लिए, तो अब देखिए आपका डायग्राम ऐसे दिखेगा, ये तो 1 फैरेड वाला है। अब ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना लिए दोनों, जिसका मान आ गया कितना, 4 फैरेड, और ये हो गया आपका B। समझ में आ गई बात। देखा, ये दोनों मिल गए ना, ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना लिए, और उस संधारित्र की धारिता कितनी है, 4 फैरेड। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये है C1 का और ये है C डैश का, सही है। यानी अब जो परिपथ में C1 और C डैश जो है वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे अब परिपथ में C1 और C डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब है, तो श्रेणी क्रम के तुल्यधारिता का सूत्र क्या होता है, जया बताओ। श्रेणी क्रम के तुल्यधारिता का सूत्र क्या होता है, बताओ। हाँ हाँ, इतना खैबू अजाग नाक बजे उठ पड़े आई। हाँ, घर पे पढ़ती नहीं हो, कहाँ पढ़ रही हो। 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/CT प्लस करके होता चला जाता है ना। तो यहाँ तो यही दोनों है, हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C डैश। यही ना श्रेणी क्रम था। किस लिए आपको पढ़ाया गया है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन। आप उसका सूत्र नहीं याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल खाक आएगा, बताओ। ये भी बताना पड़ेगा। अब देखो C1 का मान कितना है, 1, और C डैश का मान 4, सही है। देखो इसका भी हर 4 करना है, तो क्या करोगे, 4 से ऊपर और 4 से नीचे, दोनों का हर 4 हो गया। 4 और 1 कितना हुआ, तो 5 तो C बराबर 5 नहीं, उलट जाएगा ना। तो ये आ जाएगा A और B के बीच तुल्यधारिता इतना फैरेड होगा। समझ आई बात। अगर ये सर्किट देता है और आपसे कहता है कि इसकी तुल्य A और B के बीच तुल्यधारिता बताइए, तो आप कुछ ना करिए, बस A को पकड़िए और इसे सीधा कर दीजिए। जब सीधा करेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा 1 फैरेड, और हाई दोनों देखिए एक जगह, एक प्लेट एक जगह जुड़ा है और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, तो देखिए इस तरह बन जाएगा, सही है। फिर ये दोनों समांतर में है, समांतर का फार्मूला निकाल के इनको जोड़ दीजिए। अब ये दोनों मिलके एक संधारित्र बन गया जिसकी तुल्यधारिता 4 फैरेड है। अब दिखने में कैसा लगा, श्रेणी क्रम है। फिर श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा के निकाल दीजिए A और B के बीच की तुल्यधारिता। समझ में आ गई बात, तो नोट करिए। क्या चीज, कौन है, हमने कहा देखो ये तो है, हाई दोनों जोड़ दिए ना, जिसका कुल मान कितना आया, 4 फैरेड। तो जब ये दोनों जुड़ गए तो ये दोनों मिल करके एक संधारित्र बन गया, वो ये बन गया, और उसकी धारिता हो गई कितनी, 4 फैरेड। जैसे एक संधारित्र है, एक संधारित्र है, दोनों समांतर क्रम में थे ऊपर नीचे से। अब ये दोनों मिल करके एक बन गए, तो दोनों का जितना जितना धारिता था वो जुड़ गया। अब इस एक संधारित्र की धारिता हो गई कितनी, 4 फैरेड। जहां जहां तुल्यधारिता निकालोगे उस सब एक एक संधारित्र बन। चलिए देखिए आगे, देखिए अगला डायग्राम देखिए इसका। ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है।
ठीक है। ये है C1 1 फैरेड, ये है C2 1 फैरेड। देखिए इनकी जगह नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये है C3 1 फैरेड और ये है C4 3 फैरेड। आपसे प्रश्न है ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच क्या तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक, तुल्यधारिता क्या हो सकती है ए और बी के बीच, तो समझो इस चीज को। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले इसका रफ डायग्राम बनाओ। इस तरफ पता चल रहा है कौन श्रेणी में कौन समांतर में, नहीं पता चलेगा। ध्यान देना, बहुत बारीकी से समझना इस चीज को। देखो अगर यहाँ पर ए लिखा है, देखो यहाँ पर ए है, ठीक, और इसके बीच में कुछ नहीं जुड़ा है, तो ये भी ए ही होगा। समझ आई बात? यहाँ कुछ लगा नहीं है, तार ही है ना, तो अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। हमने लिख दिया। अगर ये ए है तो ये देखो इसमें भी कुछ नहीं लगा है, ये जहां तक जाएगा वहां यहाँ भी क्या होगा, ठीक। समझ में आ गई बात? नहीं समझे? अब बता रहे, इतना समझे हो ना। अब इधर से देखो, हाई तो बी है बी है, तो ये इधर नहीं जा सकता क्योंकि बीच में संधारित्र लगा है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। बी वाला यही रहेगा, ये नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि संधारित्र लग गया है ना। अगर ये नहीं होता तो बी वाला यहाँ तक आता, फिर इसको पकड़ के बी वाला यहाँ आ जाता। समझ में आई बात? लेकिन बी आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि बीच में संधारित्र लग गया है। लेकिन इसको हम मान लेते हैं दूसरा पॉइंट सी न मान करके हम इसको कोई और पॉइंट लिखना है क्योंकि यहाँ सी ऑलरेडी है, ई मान है, ठीक है। समझ में आई बात? तो अगर ये ई है तो देखिए ऐसे आइए, ये भी क्या होगा, ई होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब देखिए जोड़ते कैसे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये ए है तो हमने एक ए बना दिया, ठीक। देखिए ध्यान से, ए से C1 का एक प्लेट जुड़ा है, सही है। इस संधारित्र का एक प्लेट किससे जुड़ा है, तो हमने इस संधारित्र का एक प्लेट जोड़ दिया किससे, ये है C1 बराबर 1 फैरेड। हो गया क्लियर? अब आइए, यही ए देखिए कहाँ गया यहाँ, और इस ए से C2 का एक प्लेट जुड़ा है और दोनों का जुड़ा है, यानी ए से C2 का भी एक प्लेट और C3 का भी एक प्लेट, सही है ना। ये है C2 जिसका मान है 1 फैरेड और ये है C3 इसका भी मान है। क्लियर हो गया? देखो C1 का भी एक प्लेट ए से, C2 का भी एक प्लेट और C3 का भी एक प्लेट, तीनों दिखा, सही है। अच्छा इधर देखो, ये क्या है, हमने यहाँ बी बना दिया। बी में जो C4 है उसका एक प्लेट जुड़ा है, ये बी है, और ये हो गया C4 जिसका मान है 3 फैरेड। तो C4 का एक प्लेट बी से जुड़ गया है, लेकिन C4 का दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, तो ये दूसरा प्लेट हमने किससे जोड़ दिया, ई से। समझ में आई बात? अब देखो ई से C3 का भी दूसरा प्लेट जुड़ा है, देखो C3 है ना, तो C3 का दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, तो C3 कहाँ है, है इसका दूसरा प्लेट जोड़ दिया हमने ई से, सही है। फिर देखो ई से इधर आ जाओ, यहाँ भी ई है, यहाँ देखो C1 का भी एक प्लेट किससे जुड़ा है, तो C1 का एक प्लेट किससे जुड़ गया, C2 का भी एक प्लेट किससे जुड़ा है। देखो डायग्राम समझ में आ गया? जब तक आप इसका रफली डायग्राम नहीं बनाइएगा
आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कैसे बना समझ में आ गया ना। अब ये दिख गया होगा आपको कौन किस क्रम में है, ये तीनों किस क्रम में है और है श्रेणी क्रम। समझ में आया दीपेश। तो चलिए देखिए, अब यहां जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, C1 लिखेंगे परिपथ में C1 कामा C2 एंड C3, ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, अब देखिए समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्यधारिता क्या होगी, C डैश बराबर C1 प्लस, समांतर क्रम का यही सूत्र है ना, भूलना मत नहीं तो गलत हो जाएगा। ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी, तो कितना आया 3 फैराड। समझ में आ गई बात। ये तीनों का कुल धारिता हो गई, यानी अब ये तीनों मिलके एक संधारित्र बना लिए। तो एक संधारित्र जो बना ये तो A है, जो एक संधारित्र बना वो ये हो गया, तीनों मिलके एक बना लिए और ये हो गया C डैश जिसका मान है 3। ठीक, अब इसी से दूसरा जुड़ा है ये वाला, ये कौन C4, यहीं पर है E है ना, है चलिए, और ये है B। अब बताओ किस क्रम में है, श्रेणी में है, सही है। तो श्रेणी का फॉर्मूला लगा दो। अब C डैश और C4 किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो इसकी तुल्यधारिता 1 करके होगी, 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/C हो, सही है। अब देखो 1/C बराबर 1/C डैश का मान कितना है 3 और C4 का भी मान है 3। देखो ये भी कितना है 3 है ना, तो दोनों का हर बराबर है तो अंश जोड़ लो 1 तो 1/C बराबर 2/3, तो C बराबर पलट जाएगा 3 या तो इतना ही लिखो या तो 3 में 2 से भाग दे दो, कितना आया 1.2 1.5 फैराड। A और B के बीच की कुल धारिता 1.5 फैराड हो जाएगी। ठीक है, कहीं डाउट है किसी को तो नोट करो। हाँ देखो फिगर ही मेन है, ये तो फार्मूला लगा के आप कर लोगे बट फिगर समझना। फिगर को देखो हमने क्या कहा, अगर ये A है तो अगर इसके आगे कुछ लगा नहीं है तो जहां तक तार जाएगा वहां तक A ही रहेगा। तो देखो A यहां भी होगा, ठीक, ये तार इस तार को पकड़ के A देखो आएगा, कहां तक जाएगा यहां तक, तो ये भी A होगा। अगर यहाँ बीच में कोई कैपेसिटर लगा होता ना तब A आगे नहीं बढ़ पाता, बैरियर करता उसका काम, वो बैरियर हो जाता उसके लिए। मान लो रास्ता एकदम साफ सुथरा है, एकदम गाड़ी दनादन लेके जा रहे हो, लेकिन आगे रास्ता टूट जाए तो जा पाओगे। ठीक उसी तरह से ये देखो यहां से चला, रास्ता एकदम साफ है तो यहाँ भी ये आया, फिर ऐसे रास्ता पकड़ा, ये देखो पकड़ के यहाँ तक ये आ गया। अब ये आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि आगे क्या है, लगा हुआ है संधारित्र। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखो अगर हमने इसको E माना, देखो B तो आगे नहीं जा सकता। हाँ कोई पॉइंट मान लीजिए आपको जो अच्छा लगे, B आगे नहीं जा सकता। यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया क्या E, अब E यहाँ है तो E इसको पकड़ के कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमने एक पॉइंट ले लिया A, इस A से C1 का एक प्लेट जुड़ा है, इसी A से C2 का भी एक प्लेट जुड़ा है, और तो देखो C1 C2 C3 के एक प्लेट को हमने A से क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, इधर से B ले लिया, B से C4 का एक प्लेट जुड़ा है और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, तो B C4 का दूसरा प्लेट E से जोड़ दिया। अब E जो है E से C3 का दूसरा प्लेट जुड़ा है तो C3 का दूसरा प्लेट E से जोड़ दिया। इसी E से
C1 का भी एक प्लेट जुड़ा है और C2 का भी एक प्लेट, तो C1 और C2 का भी एक प्लेट इसे जोड़ दिया। समझ आ गया? बस नोट कर लीजिए। चले देखिए, चलो देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखना, दिख रहा है ना जी? दिख रहा ना पूरा? चलिए, इसको अगर हम मान लें C1, C2, C3, C4, C5, इसको हमने मान लिया 2 फैरेड, 2 फैरेड, 2 फैरेड, 2 फैरेड और इसको मान लिया 5 फैरेड। ठीक, आपसे प्रश्न है ए और बी के बीच तुल्यधारिता बताइए। प्रश्न है ए और बी के बीच क्या निकालना है? तुल्य धारिता। तुल्य धारिता बताना इसके बीच। तो देखो सॉल्व कैसे होगा, समझो डायग्राम कैसे रफली बन रहा है इसका। ध्यान देना, बोर्ड पे एकदम कंसंट्रेट करके रखना। देखो ध्यान से, ये ए यहाँ है, ये ए यहाँ तक आ सकता है क्योंकि आगे नहीं जा सकता, संधारित्र लगा। ये बी यहाँ तक आ सकता है, आगे नहीं जा सकता। पहले वाले में तो जा रहा था ना, इसमें नहीं जा पाएगा। अब देखो बीच में 2 जगह और जुड़ा है, यहां और, दिख रहा है ना? इसको 2 पॉइंट मान लो ये सी है और ये डी, ठीक है? सी चेंज कर रहे, मान लो डी और ई कर दे रहे, इसको ई कर दे रहे। समझ आ गया? पी क्यू कर लो, जो मर्जी तोन कर लो, ठीक है? ये 2 पॉइंट का नाम अलग से आप रख लो, ठीक? अब ध्यान देना रफ कैसे इसका बन रहा है। देखो ये ए है तो ये भी ए बना, और ये बी है तो यहां तक बी होगा, नो डाउट। अब देखो ए से C2 का एक प्लेट जुड़ा है और C1 का एक प्लेट जुड़ा है, किससे? तो हम यहां पर पहले ए लिख लिए, ठीक? ए लिख लिया। ए से C1 और C2 दोनों को जोड़ा, क्योंकि दोनों देखिए C1 का भी एक प्लेट ए से और C2 का भी एक प्लेट ए से जुड़ा है, तो हमने ऐसे लगाया, ठीक है? और एक को यहां जोड़ दिया और एक को यहां जोड़ दिया। ये हो गया C1 जिसकी धारिता है, और ये है C2 जिसकी धारिता है। हो गया ना? क्लियर है? इधर से बी वाले को देख लो, अगर यहाँ बी है तो यहाँ बी भी होगा। अब बी से C5 का एक प्लेट और C4 का एक प्लेट जुड़ा है, सही है? तो यहाँ पर ऐसे ही कहीं यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, ठीक? और देखो बी से C5 का एक प्लेट और C4 का एक प्लेट जुड़ा है। मान लो हमने यहाँ पर बना दिया C4, तो C4 का एक प्लेट किससे जुड़ गया? बी से। C4 का मान कितना हुआ? 2 फैरेड। और एक इधर जोड़ दिया, ये है C5 और इसका भी मान है 2 फैरेड। यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान देना, अब देखो ई वाले पे आओ और डी वाले पे देखो, ई और डी को देखो। देखो ई से C5 का एक प्लेट जुड़ा है, तो C5 कहाँ? यहाँ, यानी यहां पर कहीं ई है, ठीक? और ई से C5 का एक प्लेट जुड़ा है, तो देखो ई से C5 का एक प्लेट जुड़ गया। इसी ई से C2 का भी एक प्लेट जुड़ा, देखो
और C2 यही है, देखो इसका भी एक प्लेट इसे जुड़ गया, सही है। कौन, अच्छा वो C1 हो गया, तो इसको इधर कर लो का, वो तो हो जाएगा, नो चेंज। हाँ चलो फिर देखो ध्यान से, देखो ये डायग्राम है आपका, समझना इस डायग्राम को, ये डायग्राम है। देखो हमने कहा ना कि A ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएगा, आगे नहीं जाएगा क्योंकि संधारित्र लगा हुआ है, न इस लाइन में आगे जाएगा ना इस लाइन में। B भी देखो यहाँ तक आएगा, न इस लाइन में अब आगे बढ़ पाएगा न इस लाइन में, क्योंकि वो संधारित्र लगा हुआ है। हमें A और B दो पॉइंट ऐसे नोट कर देना है, A और B, इन्हीं दोनों के बीच में आपको तुल्यधारिता निकालना है, तो दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब ध्यान देना, A से C1 का एक प्लेट जुड़ा है, सही है। हमने क्या किया, A से C1 बनाया ऐसे, इस वाले को देखना, यह C1 जिसका मान है 2 फैरेड हमने जोड़ दिया। हम चाहे तो C1 को नीचे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसका एक ही प्लेट ऐसे जोड़ेंगे, दोनों प्लेट जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। तो आप चाहे तो C1 को नीचे कर दो या तो ऊपर कर दो, लेकिन ध्यान रहे एक प्लेट किससे जुड़ा होना चाहिए, A से। समझ में आ गई बात? अच्छा, C2 का भी एक प्लेट किससे जुड़ा है, तो C2 भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और इसका एक प्लेट किससे जोड़ दिया, A से। ये है C2 और इसका भी मान है 2 फैरेड, ठीक है। अब देखिए B के तरफ से आइए, इधर देखो, B के तरफ से जब आप आओगे तो B में देखो C5 का एक प्लेट किससे जुड़ा है, B से। C5 का एक प्लेट किससे जुड़ा है, B से। तो अगर C5 ये है और C5 का एक प्लेट B से जुड़ा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, बहुत दूर हो गया है, यहाँ कहीं पास लाओ, नहीं डायग्राम अच्छा नहीं दिखेगा। ये है B, ठीक है। अब देखो C5 ये वाला, ये बना, एक प्लेट देखो किससे जुड़ गया, देखो B से जुड़ा है, ये हो गया C5 और इसका मान भी है, ठीक। अच्छा, C4 का भी एक प्लेट किससे जुड़ा है, तो एक दूसरा प्लेट यहाँ दूसरा संधारित्र ले लो, ये है हमारा C4, ठीक, सही है। और इसका भी एक प्लेट किससे जुड़ गया, B से। समझ में आ गया ना? अब बीच में दो पॉइंट हमने जो लिया था E और D, यहाँ पे लिया था E और यहाँ पे चाहे यहाँ E यहाँ D कर दो, उससे कोई मतलब नहीं। अब ध्यान देना, देखो जो C1 है, C1 का दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, E से। C1 का दूसरा प्लेट E से जुड़ा है, ठीक। और C5 का भी दूसरा प्लेट, इसका भी दूसरा E से और इसका भी दूसरा। तो अगर हम E यहां पर मान लें ये E है, तो देखो C1 का दूसरा प्लेट E से जुड़ गया ऐसे, देखो, और C5 का भी दूसरा किससे जुड़ गया, ऐसे हो गया। समझ आया? ठीक। अब आ जाओ D वाले पे, D वाले पे ध्यान दो, D में क्या है, D में C2 का एक प्लेट किससे जुड़ा है, देखो, तो C2 यहाँ है, यहीं पे कहीं D है, C2 का एक प्लेट D से जोड़ दिया। अब C कहाँ गया है, ये जुड़ा है ना, देखो C4 का भी एक प्लेट किससे जुड़ा है, तो C4 का एक प्लेट हमने किससे जोड़ दिया, D से। अब देखो C3 जो है, एक प्लेट E से और एक प्लेट C3 की बात कर रहा हूं, तो देखो ये E है, इससे एक प्लेट, और ये D है, इससे एक प्लेट। समझा गया? डायग्राम क्लियर हुआ? हाँ हाँ, ये इस तरह से, ये डायग्राम इस तरह से है। अब समझो यहां पर देखो ध्यान से, A और B के बीच तुल्यधारिता पूछा है। देखो E के इधर कितना फैरेड है और इधर कितना है, D में भी इधर कितना है, इधर भी कितना है, यानी E और D के दोनों तरफ
धारिता क्या है, बराबर है। धारिता बराबर होने से विभव भी क्या है, बराबर है। और जब विभव बराबर होता है किसी पॉइंट पर, किसी टर्मिनल पर, तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा प्रवाहित होने के लिए विभव में अंतर होना जरूरी है। यहाँ पर आप देखो, जितना धारिता इधर है उतना धारिता इधर है, तो यहाँ विभव जो होगा वही विभव यहाँ भी होगा। तो दोनों ई और डी टर्मिनल पर विभव क्या हो गए, बराबर। तो जब विभव बराबर हो गया, विभव में अंतर हुआ ही नहीं, तो धारा का प्रवाह इस वाले संधारित्र में नहीं होगा। यानी ये वाला जो संधारित्र है आपका C3, जिसका मान है 5 फैरेड, ठीक है, इसमें आवेश संचित नहीं होगा, क्योंकि धारा आएगी ही नहीं इसमें, क्योंकि ई और डी पर विभव क्या होगा, बराबर होगा। और ई और डी पर विभव बराबर होने से C3 में धारा नहीं जाएगी, और धारा नहीं जाने से वो आवेश को संचित नहीं करेगा। तो ये संधारित्र रहे या न रहे इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? ये संधारित्र रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आवेश को संचित नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो लिखेंगे परिपथ में ई और डी पर विभव क्या होगा, समान होगा। ठीक है, विभव समान होगा, अतः C3 में कोई आवेश संचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विभव समान होने से धारा प्रवाहित नहीं होगा, और जब धारा बहेगा नहीं तो आवेश पाएगा कहां से? तो इसमें आवेश संचित नहीं होगा। तो C3 को रखिए या हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम देखें, अब इसके अगले प्रोसेस को समझें, तो अब इसी डायग्राम को अब बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। ई और ये हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया ए। बीच वाले को हमने हटा दिया। ठीक है, अब देखो किस क्रम में जुड़े हैं। देखो, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C4, और ये हो गया C, है ना? तो ध्यान दो, C1 और C2, C5 किस क्रम में है? श्रेणी में है ना? देखो, C1 और C5 किस क्रम में है? उसी तरह C2 और C4 किस क्रम में है? तो पहले इनका अलग अलग धारिता निकालना। तो लिखेंगे परिपथ में C1 और C5 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में, तो जब ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी धारिता 1/C डैश बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C5, यही होगा। अच्छा, 1/C डैश बराबर 1/2 प्लस 1/, दोनों का हर बराबर है तो 2/2 हो जाएगा। भाई हर बराबर है तो 1 2 से 2, तो 1/C डैश बराबर 1, यानी C डैश बराबर 1 फैरेड। इन दोनों की कुल धारिता हो गई 1 फैरेड। इसी तरह से C2 और C4 किस क्रम में है? श्रेणी में। इसी प्रकार C2 और C4 का तुल्य धारिता, क्योंकि ये भी किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो कितना आएगा इनका C, अगर इनका भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो 1/C डबल डैश कर देना है। देखिएगा, 1/C2 प्लस 1/C4, 1/C डबल डैश बराबर हो गया 1/2 धन 1/, इनका भी मान अगर आप निकालोगे तो हर बराबर है, 1 और 1 कट जाएगा, 1/C डबल डैश बराबर 1, यानी C डबल डैश बराबर, दिख रहा है ना? तो ये आ गया। ठीक है नहीं दिख रहा है? चलिए, देखिए
समझिए, 1/C डबल डैश, और यहाँ देखो दो दो कट गया, कितना आया, तो C डैश डबल डैश बराबर कितना आया, 1 फैरेड। यानी इन दोनों की कुल धारिता हो गई 1 फैरेड, इन दोनों की कुल धारिता हो गई 1 फैरेड। अब देखो इस फिगर को फिर समझो, भाई दोनों मिलके एक बन गए ना, भाई इनकी तुल्य धारिता निकल गई ना, कितना, तो ये दोनों मिलके एक बन गए, भाई ये दोनों मिलके क्या हो गए, एक बन गए। दोनों का एक एक प्लेट किससे जुड़ा, और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा, बी से। समझ में आया, ये हो गया आपका C डैश जिसका मान आया 1 फैरेड, ये हो गया C डबल डैश जिसका मान आया 1। अब बताओ C डैश और C डबल डैश किस क्रम में है, फिर समांतर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब C डैश और C डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ध्यान दीजिएगा, ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, C बराबर इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, तो C बराबर कितना आया, A और B के बीच की कुल धारिता कितनी आ गई, यानी इस सर्किट की कुल धारिता 2 फैरेड आएगी, ठीक है, समझ में आया। तो डायग्राम को देखो, इसी को सेट कर लिए काम बन जाएगा, बनाओ फटाक से करो।